नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और इसी तरह से इसके सारे के सारे चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए उस जो जीएस और जीके का क्वेश्चन होता है उसमें उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, वो आपके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन सारे वीडियो सीरीज को जरूर देखें, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में देखे हैं कि एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे लिए जाते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज रहने वाली है। ऑलरेडी मैं हिस्ट्री की सीरीज जो है चला रहा हूँ, इसमें मैंने आपके हिस्ट्री का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 फिनिश किया है, क्लास 6 की हिस्ट्री का। और उसी के साथ यहाँ पर हमने ये ज्योग्राफी की सीरीज आज से स्टार्ट की है। इसमें भी हम चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे और 6 के बाद 7th, 8th, 10th, 9th सारे की सारी हम यहाँ पर एनसीईआरटी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो सेशन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यहाँ पर सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स है इसके वही डिस्कस करते हुए यहाँ पर चलेंगे। देखिए, यहाँ पर बताया गया है आपको, क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति जो होती है ये लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि जो हमारी लाइट है, यानी कि जो हमारा प्रकाश है जो कि सन से हमारे पास आता है, या जो भी लाइट होती है उसकी जो चाल होती है, यानी कि उसकी जो स्पीड होती है वो आपकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की वो डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, और इसी गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जान सकते हैं कि जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो हमारे प्रकाश की चाल है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जो हमारा प्रकाश है, जो हमारी लाइट है, वो 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। उसके बावजूद भी लगभग 8 घंटे का समय 8 मिनट का जो समय है वो हमारा सन से अर्थ तक, सन के जो लाइट है वो अर्थ तक पहुँचने में लगता है। तो आप जान सकते हैं, इससे एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जो हमारा सन है वो हमारे अर्थ से कितनी ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है आज का एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर, सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं और शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, या अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में 1 बार देख सकते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात जो है ये पूर्णिमा होती है, यानी कि जब आपको चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखता है तो उसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। और 15 दिन के बाद चंद्रमा जो है वो आपको बिल्कुल नहीं दिखता, और उस रात को हम बोलते हैं अमावस्या की रात, या उसको हम बोलते हैं अमावस्या। तो आप लोग यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेगा। आप एक एक पॉइंट के यहाँ पर नोट्स भी बना सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम पूर्णिमा की बात करते हैं तो जब हमें चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखता है तो उस समय हमारा पूर्णिमा कहलाता है, और जब चंद्रमा नहीं दिखता है तो वो हमारा अमावस्या कहलाता है। और 15 डेज़ के अंतराल पर ये ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको इस बात पर आशा नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं कि जो हमारे तारे या जो चंद्रमा है ये हमारे दिन में नहीं निकलते हैं, रात में ही निकलते हैं, ये दिन में भी निकलते हैं, लेकिन जो हमारा सनलाइट है वो इतना ज़्यादा है, प्रभावी है इनके आगे, कि इनकी जो लाइट है उसके सामने फीकी रहती है और हमें सिर्फ सन की लाइट दिखती है और आकाश में ये सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका खगोलीय पिंड या आपका क्वेश्चन बनता है, और मैंने एग्जाम्स में देखा कि खगोलीय पिंड होते क्या हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर खगोलीय पिंड हम किसे बोलते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो दोस्तों, जो कुछ भी हम रात के समय देखते हैं चमकता हुआ, सूर्य हो सकता है, वो चंद्रमा भी हो सकता है, या अन्य वैसे और अन्य भी वस्तुएं जो हो सकती हैं, वो सारी की सारी जो वस्तुएं चमकती हुई दिखती हैं उनको हम सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड बोलते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कई सारे से बनते हैं। कई सारे एग्जाम्स में मैंने देखा डायरेक्ट क्वेश्चन कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तरह का क्या है? तारा है। अब यहाँ पर तारा होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब इसके लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि जब किसी चीज़ को हम स्टार यानी कि तारा कब कंसिडर करेंगे, उसे कब तारा कहेंगे? तो उसके लिए कुछ क्या है? क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात तो जो बहुत बड़े आकार का और गर्म होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? गैसों से बना होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या होता है? इसकी खुद की ऊष्मा और इसका खुद का अपना प्रकाश होना चाहिए। ठीक है,
तो इन चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ बनेगी उसे हम बोल देंगे कि ये इसे स्टार बोलेंगे। तो स्टार होने के लिए कुछ यहाँ पर एलिजिबिलिटी हैं, कुछ स्टार की यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है कि वो बहुत बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं और ये गैसों के बने हुए होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है इसका कि इनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तारा बोलते हैं। और सूर्य भी जो है वो हमारा एक तरीका क्या है, तारा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा सा दिखाई देता है। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, जैसे कि अर्सा मेजर या बिग बियर इसी तरह का एक नक्षत्र मंडल है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है देखा होगा आपने, जब आप आकाश में देखते हैं तो बहुत सारे कुछ तारों के पैटर्न दिखते हैं, कुछ 10, 8, 10, 6, 7 ऐसे तारे मिलेंगे और उनका कुछ आपको पैटर्न सा दिखेगा कि इस तरह से पैटर्न से इसे आकाश में सजे हुए हैं। तो वो जो उनका पैटर्न होता है उस तरह से जो सजे हुए तारे बोलते हैं और उस पैटर्न को हम बोल देते हैं नक्षत्र मंडल। क्या बोल देते हैं उसे हम, नक्षत्र मंडल। जैसे कि कुछ नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि आपका ये हो गया अर्सा मेजर और बिग बियर, ये एक तरह के क्या है, एक तरह के नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल क्या है, सप्तऋषि। जैसे आप बहुत आसानी से परिचित होंगे सप्तऋषि मंडल, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन में बनाया गया है, ठीक है, तो ये जो है सप्तऋषि मंडल। यहाँ पर देखा होगा आपने कि यहाँ पर कितने 7 यहाँ पर तारे हैं, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से पैटर्न में है और ये हमारा सप्तऋषि मंडल इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है, एक तरह का ये नक्षत्र मंडल है। ठीक है, सप्तऋषि जो है या तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा सप्तऋषि मंडल है ये किस नक्षत्र मंडल का हिस्सा है, तो इसे हम बोल देते हैं अर्सा मेजर का भाग है। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि आपका जो नक्षत्र मंडल है यानी कि जो अर्सा मेजर है, या आपका बोल सकते हैं कि सप्तऋषि जो नक्षत्र मंडल है या सप्तऋषि जो नक्षत्र मंडल है ये किस नक्षत्र मंडल का हिस्सा है या किस नक्षत्र मंडल का भाग है। तो ये है आपका अर्सा मेजर, ठीक है, इसका ये हिस्सा है। ठीक है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी व्यक्ति में कहिए कि वह आपको आसपास और तारों को दिखा सकता है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से किया करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा की ओर बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान सी चीज़ है। यहाँ पर देखिए ध्रुव तारा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमेशा वो उत्तर दिशा में वो रात में दिखता है। तो ठीक है, तो इसी वजह से क्या करते थे, जो पुराने समय में लोग हुआ करते थे तो वो दिशा की पहचान कैसे किया करते थे, वो दिशा की पहचान तारों से किया करते थे, सूर्य से किया, जैसे सन से किया करते थे कि किधर किधर अस्त होता है और किधर उसका सूर्योदय होता है। तो इन सारी चीज़ों से वो क्या करते थे, दिशा की पहचान किया करते थे। और दोस्तों ये जो उत्तर की तरफ तारा उदित होता है इसे क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा भी कहा जाता है। और ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये एक तरह से क्या है, ये ध्रुव तारा है और ये सप्तऋषि है और यहाँ पर क्या है, ध्रुव तारा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर फिगर में इसको देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे जो पिंड होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ये ऐसे के पिंड क्या कहलाते हैं, ये ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि जो भी खगोलीय पिंड होते क्या हैं, तो जो भी हमें आकाश में तारे, नक्षत्र, ग्रह जो भी हमें शाइनिंग करते हुए रात में दिखते हैं, जो भी हमें चमकते हुए दिखते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब दोस्तों खगोलीय पिंड भी 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें खुद की प्रकाश और खुद की ऊष्मा होती है, ठीक है, और वे बहुत बड़े होते हैं, गैस के गोले होते हैं, गर्म होते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं तारा, स्टार्स बोल देते हैं। और कुछ ऐसे भी खगोलीय पिंड हमारे जो है आकाश में दिखते हैं, आपको दिखते हैं, जिनके पास खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा नहीं होती है। तो ऐसे जो खगोलीय पिंड होते हैं जिनका खुद का प्रकाश और खुद की ऊष्मा नहीं होते हैं, वो किसी दूसरे की ऊष्मा और प्रकाश का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जो हमारे पिंड होते हैं उनको हम ग्रह बोलते हैं। तो ग्रह का भी यहाँ पर डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाती है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ठीक है, ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई, जिसका शब्द से प्लेनेटाई से बना होता है। तो दोस्तों अंग्रेजी शब्द के ये किससे बना हुआ है, प्लेनेटाई शब्द से मिलकर बना हुआ है। और इसका जो अर्थ अगर कि हम बात करते हैं तो इसका जो अर्थ होता है ये होता है चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं या क्या है, एक तरह का ग्रह है। या अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा किससे प्राप्त करता है, तो ये सूर्य से प्राप्त करता है, जो भी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत दूर अधिक होने का, देखिए सबसे बड़ी बात कि जो हमारा पृथ्वी है ये एक तरह का ग्रह है, क्योंकि इसके पास खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश नहीं है। ये हमें सूर्य से जो है ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करता है, और सूर्य का एक तरह का तारा है, और पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा ही हमारा जो सन है, सूर्य है। ठीक है, और सबसे नज़दीक होने के बावजूद, सबसे नज़दीक जो है होने के बावजूद भी अधिक दूर होने की वजह से
उसकी जो ऊष्मा है वो इतना ज़्यादा पृथ्वी को इफेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, आपको देखने को मिलेंगी। आप ये तो सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक फिगर दिखाया गया है जिसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा इसमें जो है एनसीईआरटी का बुक है, तो आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है हमारा सौरमंडल है, इसको हम बोलते हैं हमारा अपना पृथ्वी का जो सौरमंडल है, जिस सौरमंडल में पृथ्वी है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई। उसमें 8 ग्रह हैं, तो यहाँ पर उन सारे ग्रहों की यहाँ पर देखिए बात की गई है। सबसे पहला आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, ये है आपका बुध, जो कि सन के सबसे नज़दीक है। ठीक है, ये क्या है, बुध जो है यानी कि जो मरकरी है ये सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सन के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध। उसके बाद आता है शुक्र, ठीक है, ये आ जाता है। उसके बाद आता है हमारा पृथ्वी, फिर उसके बाद आता है मंगल, और फिर उसके बाद आता है बृहस्पति यानी कि जुपिटर। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपका बनता है कि मंगल और जुपिटर इन दोनों को ग्रहों के बीच में एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये क्षुद्र ग्रहों की जो पट्टी है ये आपकी किसके किसके बीच में पाई जाती है। तो जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है यानी कि क्षुद्र ग्रहों का जो ये जाल है ये इस तरह का, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये किन किन ग्रहों के बीच में पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये आपका पाया जाता है मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते तो यहाँ पर आगे आपको शनि दिखेगा, उसके बाद आपको यूरेनस दिखेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको नेपच्यून दिखेगा। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इनके बारे में भी कुछ डिटेल्स दी गई हैं, तो इनको भी जाना जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इनके बारे में जो डिटेल्स, जैसे कि बुध की बात की जा रही है, तो ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में, ठीक है, और अपने अक्ष पर 59 दिन में करता है। तो दोस्तों जो हमारा बुध है, ये जो ग्रह है, ये आपका सूर्य के चारों ओर 88 दिन में यानी कि 88 डेज में अपना परिक्रमण कर लेता है। और अगर हम अपने अक्ष पर इसके घूर्णन की बात करते हैं तो ये 59 डेज में कंप्लीट करता है। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र के चारों ओर एक परिभ्रमण, शुक्र जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण कितने दिन में करता है, 255 दिन में करता है, और अपने अक्ष पर जो घूर्णन है ये 343 दिन में करता है। पृथ्वी आप सभी को पता होगा कि 365 दिन में एक परिक्रमण सूर्य का करती है, और 24 घंटे यानी कि एक दिन में अपने अक्ष पर ये पूरा घूम जाती है। और पृथ्वी के अगर जो उपग्रह की बात करते हैं कि कितने उपग्रह हैं, तो इसका एक ही उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं मंगल, सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण 687 दिन में कंप्लीट करता है और अपने अक्ष पर एक दिन में। और चंद्रमा की जो संख्या यानी कि जो मंगल है इसके जो हमारे उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो हैं 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम बृहस्पति की बात करते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों जो हमारा बृहस्पति है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर एक जो परिभ्रमण है ये आपका कब कंप्लीट करता है, तो बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण कंप्लीट करता है 11 साल 11 महीने और लगभग यानी 11 साल 11 महीने यानी कि लगभग 12 साल में। और अपने अक्ष पे जो घूर्णन है ये 9 घंटे 56 मिनट। और इसके जो चंद्रमा की संख्या लगभग 53 बताई गई यहाँ पर एनसीईआरटी में। लगभग कितनी बताई गई, 53, यानी कि इसके जो उपग्रह हैं, इसके जो उपग्रह वो कहते हैं लगभग 53। और सूर्य, उसके बाद आ जाते हैं शनि। तो जो शनि है ये चारों ओर परिभ्रमण कितने दिन में करता है, तो शनि जो है ये 29 साल 5 महीने और अपने अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में करता है। और लगभग इसके भी चंद्रमा की संख्या लगभग बृहस्पति के बराबर है, यानी कि 53 बताई जा रही है। उसके बाद यूरेनस आ जाता है। तो यूरेनस है ये सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण 84 साल में करता है, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की जो इसकी संख्या है वो है लगभग इसकी 27। उसके बाद अगर हम आ जाते हैं नेपच्यून की, तो ये जो है सूर्य के चारों एक परिभ्रमण 164 साल में करता है, यानी कि अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा साल कौन लगाता है चंद्रमा का परिभ्रमण करने में, तो वो आ जाता है आपका नेपच्यून। ठीक है, और 164 साल लगाता है। अपने अक्ष पर जो घूर्णन है 16 घंटे 7 मिनट और चंद्रमा की जो संख्या वो 13 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर लगभग सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है, तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है ये बृहस्पति और शनि के पास यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, सबसे नज़दीक जो ग्रह सूर्य के है वो है आपका बुध, यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आपका पृथ्वी, बुध, उसके बाद फिर शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। इस तरह से यहाँ पर फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्रम चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं सौर मंडल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर सौर मंडल के बारे में यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। सूर्य जो है 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सौर मंडल हम किसे बोलते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सौर मंडल के बारे में आपको बताते हैं कि जो सूर्य 8 ग्रह, जो इसके 8 ग्रह हैं जो कि अभी हमने आपको दिखाए, उसके बाद कुछ उनके उन 8 ग्रहों के कुछ उपग्रह भी हैं तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी हैं, जैसे कि आपके क्षुद्र ग्रह हो जाते हैं, वो खगोलीय पिंड के तौर पे आते हैं। एवं कुछ उसके उल्का पिंड भी हैं। ये सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार का एक नाम दे देते हैं, जिसका मुखिया जो होता है वो सूर्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी कि सूर्य के देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का लिखें। फिर उसके बाद क्या है, शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर से दूसरी भाषा के लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि ज्योग्राफी, यह एक अंग्रेजी का शब्द है और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण।
या दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें आपका आ जाता है जियो यानी कि शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफिया यानी कि जिसका अर्थ होता है लिखना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ पर देखिए कुछ बताए गए हैं और भी बात, जैसे आपका जियोलॉजी जो हो गया, इसमें पृथ्वी का अध्ययन जो होता है उसे जियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद ज्योमेट्री, आपको पता है कि पृथ्वी का जो मापन होता है वो ज्योमेट्री कहलाता है। उसके बाद जॉइड जो होता है ये आपका हो जाता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो हो चाहिए, मतलब पृथ्वी के आकार के जैसा दिखने वाला है, पृथ्वी जैसा दिखने वाला जो होता है उसको बोलते हैं जॉइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ इसके वर्ड्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये ग्रह को याद करने के लिए आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में एक ट्रिक भी दी गई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकेंगे। तो पहले हम सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र पर स्थित है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका जो खिंचाव बल है इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। दोस्तों यहाँ पर क्या, सूर्य काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब जब काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी कि जो आकर्षण बल है वो भी बहुत ज़्यादा है, और इसी आकर्षण बल के जरिए यह क्या करता है, अपने अंदर यानी कि जो इसके 8 अन्य जो इसके ग्रह हैं, यानी इसके परिवार के जो 8 ग्रह हैं उनको ये क्या करता है, बांधे रखता है, और वो ग्रह इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर किसकी वजह से होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या करते हैं, वो सारे के सारे ग्रह इससे बंधे होते हैं और इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। तो क्रम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ये क्रम आपका एग्जाम में पूछा लिया जाता है कि तीसरे नंबर का कौन सा ग्रह है, चौथे नंबर का कौन सा ग्रह है, इस तरह से क्रम आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों को याद रखने का एक आसान सा तरीका यहाँ पर आपको बताया गया है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट, ठीक है, सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। इसको याद करके आप सारे के सारे 8 ग्रहों को क्रम में याद कर सकते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले होते हैं। दीर्घ वृत्ताकार का मतलब ये जैसे आप बिल्कुल सर्कुलर नहीं होते, ये दीर्घ वृत्ताकार मतलब कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इनको हम दीर्घ वृत्ताकार पथ बोलते हैं। और ये दीर्घ वृत्ताकार जो पथ होते हैं इनको हम कक्षा या ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है। ठीक है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा कि जुड़वा ग्रह यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शुक्र को। और इसके पीछे रीजन ये था कि इसका जो आकार और इसकी जो आकृति है वो लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या था, 2006 से पहले लगभग प्लूटो को भी यानी हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह कहे जाते थे कि हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हैं। उसके बाद लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि परंतु जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन है इसने अपनी जो बैठक की थी अगस्त 2006 में, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि किस बैठक में या किस ईयर में जो हमारा प्लूटो है उसको हमारे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो इसे हटाया गया था अगस्त 2006 में, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की जो बैठक हुई थी उसमें ये जो निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि 2003 यूबी 313 सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनके जो इनका जो क्राइटेरिया है वो बौने ग्रह से मैच कर रहा था, जिसकी वजह से इनको बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में देखते हैं। तो पृथ्वी के बारे में हम सभी परिचित हैं, हम लोग पृथ्वी के वासी हैं। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है, आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है कि पृथ्वी जो है अगर सूर्य से दूरी के फॉर्म में देखें, यानी कि अगर सूर्य से दूरी के फॉर्म में देखें कि किस नंबर पर आता है, तो सूर्य से दूरी जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, दूरी में तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन अगर आकार में देखा जाए कि आकार में ये कौन से नंबर पे आता है, तो आकार में जो पृथ्वी हमारा है ये 5वें नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। ठीक है, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने का। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, इस तरह से कुछ पृथ्वी है, थोड़ा सा सही बना देते हैं। पृथ्वी कुछ इस तरह से है, इस तरह का मतलब ये हमारे पोल हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल जिसे हम ध्रुव बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ चपटी है और यहाँ पे पूरा सर्कुलर न होने की वजह से देखिए यहाँ पर इस तरह से पूरा सर्कुलर होना चाहिए था, लेकिन है तो कैसे ऐसे। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, कुछ ध्रुवों पर क्या है, चपटी है ये, तो वही यहाँ पर बताया गया है। और इसी वजह से इसे हम बोल लेते हैं, इसका जो आकार है वो हो जाता है भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी, यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की तरह दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी है। इसी वजह से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो नील आर्मस्ट्रांग थे, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन स्टैटिक जीके का भी बन जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग
जो है, या चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। और उसकी डेट भी पूछ लेते हैं, तो इन्होंने कब रखा था कदम चंद्रमा पर, तो ये थे 21 जुलाई 1969, यानी 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर ये कदम रखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा के बारे में जानते हैं। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका जो व्यास है ये पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो व्यास है ये पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हमने एग्जाम में डायरेक्ट देखा है कि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो हमारा चंद्रमा का व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का कितना होता है। तो चंद्रमा का जो व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। ठीक है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। अब दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा क्या है, हमें बड़ा दिखाई देता है, थोड़ा सा बड़ा में दिखता है दिखने में, और तारे देखिए काफ़ी बड़े आकार में होने के बावजूद भी बहुत छोटे छोटे रात में चमकते हुए दिखते हैं, लेकिन चंद्रमा काफ़ी बड़ा दिखता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि चंद्रमा जो है हमारे अन्य ग्रहों की अपेक्षा या अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा हमसे काफ़ी नज़दीक होने की वजह से ये हमें बड़ा दिखता है। ठीक है, यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये भी आपको याद रखना है डेटा कि 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से यह हमें थोड़ा सा बड़ा दिखता है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके उपग्रह की बताया गया कि उपग्रह आखिर होते क्या हैं। उपग्रह जो होता है ये एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है, एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं, एक कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, ठीक है, एडुसेट आदि यहाँ पर हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कि जो चंद्रमा हमारा का जो उपग्रह है हमारा, वो पृथ्वी का जो परिक्रमा है वो कितने दिनों में कंप्लीट करता है, तो ये लगभग 27 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। तो ये अपने अक्ष पर भी 27 दिनों में कंप्लीट करता है अपनी दूरी को, और साथ में पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो भी लगभग 27 दिनों में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का क्या होता है, केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अब इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि यहाँ पर अपने अक्ष पर भी 27 दिनों में घूम जाता है, और साथ में क्या होता है, ये पृथ्वी की परिक्रमा भी 27 दिनों में करता है। तो अपने अक्ष पर भी और पृथ्वी की परिक्रमा दोनों एक ही टाइम स्पैन में करने की वजह से हमें ऐसा क्या होता है कि जो चंद्रमा है, जो हम पर्टिकुलर अगर कोई व्यक्ति देखता है तो उसे एक ही साइड का हिस्सा उसे चंद्रमा का हमेशा दिखेगा। ठीक है, क्योंकि जितने ही समय में ये पृथ्वी के चक्कर लगाएगा, यानी कि हमसे दूर जाएगा, उतने ही समय में अपनी दूरी पर उतने ही घूम जाएगा, तो हमें उसका एक ही हिस्सा क्या होगा, दिख सकता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर इसका कहने का मतलब है जैसे ये पृथ्वी है और इसके चारों ओर चंद्रमा हमारा घूम रहा है। ठीक है, और हमारा सपोज लोकेशन यहाँ पर है। अब ये चंद्रमा यहाँ पर घूम रहा है, तो जैसे जैसे ये पृथ्वी के चारों चक्कर कटा वैसे वैसे अपनी डिस्टेंस पर घूम जाता है। तो हमको हमेशा इसका क्या होता है, एक ही हिस्सा हमें इसका हमेशा दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह क्या है, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त। अब यहाँ पर देखिए बात की जा रही है क्षुद्र ग्रह। अब देखिए यहाँ पर सब चीज़ों को आप बिल्कुल क्लियर करते हुए चलें। जैसे मैंने बताया था कि खगोलीय पिंड होते क्या हैं, तो खगोलीय पिंड में क्या क्या आते थे, तारे आ जाते थे, क्षुद्र ग्रह आ जाते थे, उल्का पिंड आ जाते थे, और जो भी चमकने वाली चीज़ें या जो भी हमें आकाश में दिखाई पड़ती हैं वो सारे के सारे हमारे खगोलीय पिंड के अंतर्गत आ जाते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि सूर्य क्या है, उसके बाद हमने देखा कि पृथ्वी क्या है, उसके बाद हमने देखा कि ग्रह क्या होते हैं, फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्षुद्र ग्रह कौन से क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह का क्या मतलब है, क्षुद्र ग्रह हम किसे बोल सकते हैं। ठीक, उसके लिए क्या कैटेगरी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, मैंने आपको बताया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है मंगल और बृहस्पति, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। तो ये जो क्षुद्र ग्रह देखिए छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पर क्षुद्र ग्रहों की पट्टी आपको दिख रही है। ये क्षुद्र ग्रह भी क्या करते हैं, जैसे कि ये ग्रह जो है ये पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं, वैसे ये क्षुद्र ग्रह भी क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह यानी कि छोटे छोटे ग्रह। ठीक है, क्योंकि ये सारा काम ग्रहों की तरह करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर ग्रह भी चक्कर लगाते हैं और ये भी लगाते हैं। ठीक है, तो इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। यानी वैज्ञानिकों के अनुसार ये मानना है कि जैसे क्षुद्र ग्रह इस पर दिखाई पड़ते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के हैं, और ये क्षुद्र ग्रह हैं। अब ये क्षुद्र ग्रह क्या हो गए, पहले ये भी कहीं ग्रह रहा करते थे, और क्या हुआ, इनमें विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से ये जो है बिखर गए, और बिखर के क्या हुए, इनके जो बिखरे हुए पार्ट थे वो भी हमारे क्या हुए,
चारों तरफ सन के घूमने लगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम उल्का पिंड क्या होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि जो क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, क्या आपने तारों, अब देखिए यहाँ पर उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रहों के बारे में थोड़ा सा माइन्यूट अंतर आप ये जान सकते हैं कि जो उल्का पिंड होते हैं या क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो हमारे ग्रहों की तरह ही उनकी एक एक्सिस फिक्स होती है, यानी उनकी एक आर्बिट होती है और उस आर्बिट में वो घूमते रहते हैं। लेकिन जो उल्का पिंड होते हैं ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं अपनी अपनी आर्बिट, कभी अपनी आर्बिट को छोड़कर पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं या कभी ये अपनी आर्बिट को छोड़कर किसी दूसरी जगह राउंड करने लगते हैं, सर्कुलर घूमने लगते हैं। इसी वजह से क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया कि कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ संघर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिसके धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले सूखे खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? या लाखों तारों का एक समूह है। ये पट्टी जो है ये आकाश गंगा बोलते हैं, यानी कि मिल्की वे बोलते हैं इसको। हमारा सौरमंडल इसी आकाश गंगा का एक भाग है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कभी कभी बहुत सघन तारामंडल आपको दिखाई, बहुत सघनता से एक पट्टी सी दिखाई पड़ती है, चमकदार रास्ता दिखाई पड़ता है। तो ये जो रास्ता हम देख पाते हैं ये हमारा आकाश गंगा है, यानी इसको हम मिल्की वे बोलते हैं। और हम इसी मिल्की वे, हमारा जो सौरमंडल है वो इसी मिल्की वे का हिस्सा है। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पर अध्याय और ये इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने देखा कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, सन सूर्य हमारा क्या है और तारे क्या होते हैं, तारे के लिए क्या हमारी क्राइटेरिया है, तारे हम किसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखी और अगले यहाँ पर अध्याय में हम फिर आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इसे जरूर लाइक करें। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।